हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 ब्लॉसम इंग्लिश चैप्टर आई थिंक 8 है, रुकिए एक सेकेंड में देख लूँ। चैप्टर 8, यस चैप्टर 8 गुड बाय टू द मून, इसका पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ और इसके साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब इसी वीडियो में मैं सॉल्व कर दूँगी। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया है, उसके साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ थी मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ और हिंदी में समझाकर सारी एक्टिविटीज़ सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स कंटिन्यू पार्ट 3। Someone called out to my father, Governor, the press and TV are waiting for you. इसका मतलब हुआ किसी ने मेरे पिता को पुकारा, गवर्नर, प्रेस और टीवी आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ओ श्योर, आई विल कम राइट अवे। गवर्नर कहते हैं, ओ जरूर, मैं तुरंत आ रहा हूँ। आई वॉच्ड हिम लीव डाउन द एजले। इमीडिएटली आई swung my legs डाउन टू द फ्लोर। इसका मतलब हुआ कि किसने, केपलर ने अपने फादर को, मैंने उन्हें गलियारे में नीचे जाते हुए देखा। एजले का मतलब क्या होता है कि जिसके मतलब दोनों तरफ घर हो या दोनों तरफ कुछ वॉल टाइप का हो, बीच में से जो गलियारा जाता है उसको कहते हैं, जो रास्ता गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि मैंने उन्हें गलियारे में नीचे जाते हुए देखा। इमीडिएटली, तुरंत ही मैंने अपने पैर नीचे फर्श पर लटकाए, ठीक है, ऑन द फ्लोर। स्वंग मीन्स पैर लटकाए, मतलब लटकाना, और लेग्स डाउन मीन्स पैर लटकाए, ठीक है। आई रियलाइज्ड स्टैंडिंग वाज टफ एंड वॉकिंग वाज वेरी डिफिकल्ट। केपलर कहते हैं कि मैंने महसूस किया या फिर मुझे एहसास हुआ कि खड़ा होना मुश्किल था और चलना बहुत कठिन था, ठीक है। खड़ा होना मुश्किल था और चलना बहुत कठिन था, बिकॉज वो लोग मून पे रहते थे। तो अचानक जब अर्थ पे आएंगे तो उनको वो फील तो होगा ही ना। वहाँ पर वो बहुत ही मतलब उनकी बॉडी तो लाइट वेट रहती है, तो वो लोग जंप करते हैं, कुछ भी चीज़ को हवा में ही ज़्यादातर उनकी बॉडी लाइट रहती है ना। बट यहाँ पर तो हमें प्रेशर देकर हमारी बॉडी का वेट भी रहता है, हमें चलने में भी थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। सो दैट्स वाई उनको इस चीज़ में दिक्कत हो रही थी। I practiced one foot and then the other, up and down the ashley, holding on to the seat bags for support. इसका मतलब हुआ कि मैंने एक पैर फिर दूसरा पैर उठाकर गलियारे में ऊपर नीचे अभ्यास किया। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास किया। फिर सीट बैग्स पकड़कर सहारा लिया। सीट का जो बैग्स होता है ना, उसको पकड़कर मैंने सहारा लिया, ठीक है। I put on my jacket and walked with difficulty to the exit point. मैंने अपनी जैकेट पहनी और मुश्किल से चलते हुए निकास बिंदु तक पहुंचा। I saw a crowd of reporters and cameramen surrounding my fathers. मैंने देखा कि पत्रकारों और कैमरामैनों की भीड़ मेरे पिता को घेरे हुए थी। It was really a new world. यह वास्तव में एक नई दुनिया थी। There was a storm of voices. How loudly the people of the earth talked. केपलर कहते हैं कि यहाँ तो वास्तव में तो आवाज़ों का जैसे लग रहा था कि तूफान था। केपलर को लग रहा था कि धरती के लोग कितनी ज़ोर से बातें करते थे, ठीक है। गवर्नर, वुड यू से द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मून पीपल कैन नेवर बी सॉल्व। गवर्नर से फिर क्या पूछा जाता है कि गवर्नर, गवर्नर क्या आप कहेंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा से लोगों के बीच के अंतर कभी हल नहीं हो सकते। मतलब उनसे पूछा जा रहा है कि आप यह बता सकते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के लोगों के बीच में क्या कोई भी डिफरेंसेस कभी सॉल्व नहीं हो सकता है, ऐसा उनसे पूछा जा रहा है। आई एम कन्विंस्ड दैट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रॉब्लम्स द डिफरेंसेस कैन बी सेटल्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। इसका मतलब वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है, केपलर के फादर कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि यदि हम अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से समझें तो इन अंतरों को दोस्ताना तरीके से या फिर मैत्रीपूर्ण व्यवहार से सुलझाया जा सकता है। गवर्नर, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक यू विल स्टे ऑन अर्थ। गवर्नर, उनसे पूछा जा रहा है, गवर्नर आपको क्या लगता है कि आप पृथ्वी पर कितने समय तक रहेंगे, ठीक है। उनसे पूछा जाता है कि गवर्नर आपको क्या लगता है कि आप पृथ्वी पर कितने समय तक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आई गेस दैट इट मे टेक एज लॉन्ग एज 6 months to a year टू सेटल आवर डिफरेंसेस। गवर्नर कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे अंतर सुलझाने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। वन लास्ट क्वेश्चन गवर्नर, एक आखिरी सवाल गवर्नर,
Now you are back on earth again. Will you tell our listeners which is really home to you, earth और मून? मतलब ये उनसे पूछा जा रहा है कि अब जब आप पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं, मतलब उनसे पूछा जा रहा है कि अब जब आप फिर से पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आपके लिए असली घर कौन सा है, पृथ्वी या चंद्रमा? उसके बाद दैट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. यह एक मतलब इसका उत्तर देना यह एक कठिन सवाल है जिसका उत्तर देना आसान नहीं है, ऐसा गवर्नर कहते हैं. ऑल माई cultural ties are with earth, but I must say that it is the moon where my present and future lie. तो बट आई मस्ट से दैट इट इज़ द मून वेयर माई प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाई. इसका मतलब गवर्नर कहते हैं कि ऑल माई कल्चरल टाइज आर विथ अर्थ. इसका मतलब मेरे सभी सांस्कृतिक संबंध जो हैं वो पृथ्वी से जुड़े हैं, लेकिन मुझे यह कहना चाहिए या मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा वर्तमान और भविष्य चंद्रमा पर है. ठीक है. माई सन वॉज बॉर्न देयर, माई वाइफ वॉज बरिड देयर, माई वर्क इज़ देयर. मेरे बेटे का जन्म वहीं पर हुआ था, मेरी वाइफ को वहीं दफनाया गया था, मेरा काम भी वहीं पर है. इट इज़ गुड टू बी बैक ऑन अर्थ बट मून इज़ होम. पृथ्वी पर वापस आना अच्छा लग रहा है बट चंद्रमा मेरा घर ही है, मतलब चंद्रमा ही मेरा घर है, ऐसा गवर्नर कहते हैं. फादर सॉ मी स्टैंडिंग अमॉन्ग द रिपोर्टर्स. फिर पिताजी मुझे रिपोर्टर्स के बीच में खड़ा हुआ पाते हैं. ठीक है, ऐसा केपलर कह रहे हैं कि फिर पिताजी मुझे पत्रकारों के बीच में खड़े देखते हैं. ही गेव मी हिज आर्म. उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया. वी वॉक टुगेदर ऑन द लैंडिंग पैड. यानी कि हम एक साथ लैंडिंग पैड पर चले. द सन वॉज जेंटली वार्म. सूरज जो है हल्की गर्माहट दे रहा था. आई लुक्ड अप. मैंने ऊपर की ओर देखा. इट वॉज स्ट्रेंज बीइंग आउटसाइड विदाउट अ स्पेस शूट. मुझे मतलब उन्होंने जैसे ही केपलर ऊपर की ओर देखते हैं कि सूरज इतनी गर्म है, तो सूरज का धूप इतना तेज है, तो उन्हें यह ना अजीब लगा कि बिना स्पेस शूट के बाहर होना या बाहर चलना उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था. अर्थ विल सर्टेनली बी फन. यानी कि पृथ्वी निश्चित रूप से मज़ेदार होगी, ऐसा केपलर को लगा. आई ले बैक एंड थॉट ऑफ द पिरामिड्स एंड द ताजमहल एंड द मिस्टीरियस जंगल बिल्डिंग ऑफ द इंकाज. वुड 6 months बी टाइम एनफ टू सी इट ऑल. इसका मतलब मैं पीछे की ओर लेट गया और पिरामिड, ताजमहल और इनका सभ्यता की रहस्यमय जंगलों की इमारतों के बारे में सोचने लगा. क्या 6 महीने का समय यह सब देखने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा केपलर सोचने लगे. ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर 8 कंप्लीट. अब हम लोग वर्ड नेस्ट में आते हैं. एजले पैसेज बिटवीन 2 rows ऑफ सीट्स. यानी कि 2 गलियारा जिसको कहते हैं, 2 कतारों की सीटों के बीच का मार्ग. कन्विंस्ड मेड वन सेल्फ बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू. यानी कि आश्वस्त या विश्वास दिलाना, जब कोई खुद को किसी बात को सच मानने के लिए तैयार कर ले. मिस्टीरियस स्ट्रेंज यानी कि अजीब. इंकास पीपल फ्रॉम एन एंशियंट सिविलाइजेशन इन सेंट्रल अमेरिका. इंका सभ्यता के लोग, मध्य अमेरिका की एक प्राचीन सभ्यता के लोग, इसका मतलब होता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं एक्टिविटी 6. तो फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. कॉज इफेक्ट. तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि ब्लैंक्स है, किसी का कॉज नहीं है तो किसी का इफेक्ट नहीं है. तो पहला है हमारा इफेक्ट. द गवर्नर वेंट राइट अवे आफ्टर ही वाज कॉल्ड. गवर्नर को जैसे ही बुलाया गया वो गए. तो इसका कारण क्या था, इसका कॉज क्या था? कॉज होगा हमारा द प्रेस एंड टीवी वेयर वेटिंग फॉर हिम. क्योंकि उनका इंतजार कर रहे थे, प्रेस और टीवी उनका इंतजार कर रहे थे, इसीलिए वे गए. तो इसका कॉज हो जाएगा द प्रेस एंड टीवी वेयर वेटिंग फॉर हिम. ओके, फिर दूसरा का भी देखिए कॉज नहीं इफेक्ट है. केपलर प्रैक्टिस्ड वॉकिंग डाउन द एजले. केपलर जो है गलियारों के बीच में चलने का अभ्यास कर रहे थे. इसका कॉज ही रियलाइज्ड स्टैंडिंग वाज टफ एंड वॉकिंग वाज वेरी डिफिकल्ट. उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि खड़ा होना बहुत कठिन है और खड़ा होना बहुत मुश्किल है और चलना बहुत कठिन. ये हो गया नंबर बी का कॉज.
फिर देखिए हमारा कॉज दिया हुआ है जिसका इफेक्ट हमको लिखना है। ऑल द कल्चरल टाइज ऑफ द गवर्नर वेयर विद द अर्थ, यानी कि जब गवर्नर कहते हैं ना कि मेरे सभी सांस्कृतिक संबंध जो है वो पृथ्वी से जुड़े हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नर इट वॉज गुड टू बी बैक ऑन अर्थ बट द मून वॉज हिज होम, मतलब गवर्नर के अनुसार अर्थ पर, पृथ्वी पर वापस आना अच्छा लग रहा है बट मून, चंद्रमा ही उनका घर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नर इट वॉज गुड टू बी बैक ऑन अर्थ बट द मून वॉज हिज होम। फिर देखिए डी नंबर, केपलर वाज नॉट वेयरिंग अ स्पेस शूट, केपलर ने स्पेस शूट नहीं पहना था, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ। इट वाज स्ट्रेंज बीइंग आउटसाइड विदाउट स्पेस सूट, इट वाज स्ट्रेंज बीइंग आउटसाइड विदाउट स्पेस शूट, यानी कि इसका इफेक्ट ये हुआ कि उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था बिना स्पेस शूट के बाहर चलना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 6। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 7 में। तो चलिए एक्टिविटी 7 में क्या बोला गया देखते हैं। एक्टिविटी 7 में बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंप्लीट सेंटेंसेस, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हु वेयर वेटिंग फॉर द गवर्नर ऑफ द मून, यानी कि कौन इंतजार कर रहे थे, मून के जो गवर्नर थे उनके लिए कौन इंतजार कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा द प्रेस एंड टीवी, ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्टर्स फ्रॉम द प्रेस एंड टीवी वेयर वेटिंग फॉर द गवर्नर ऑफ द मून। आई रिपीट, रिपोर्टर्स फ्रॉम द प्रेस एंड टीवी वेयर वेटिंग फॉर द गवर्नर ऑफ द मून। रिपोर्टर्स, प्रेस के रिपोर्टर्स और टीवी जो है वो वेट कर रहे थे उनका, गवर्नर, मून के गवर्नर का। ओके, नंबर 2 में देखिए क्या है। How, according to Kepler's father, could the differences between Earth and Moon people be resolved? यानी कि केपलर के पिता के अनुसार लोग पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो अंतर था वो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते थे। तो इसका आंसर होगा द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ से देखिए, द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दैट पीपल कुड बी रिजॉल्व इन अ फ्रेंडली मैनर। मैत्रीपूर्ण व्यवहार से लोग चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के अंतर को, लोगों के बीच के अंतर को सुलझा सकते हैं। तो क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड मून दैट पीपल कुड बी रिजॉल्व इन अ फ्रेंडली मैनर। ठीक है, तब हम लोग आते हैं नंबर सी। तो सी नंबर में देखिए क्या बोला गया है। हाउ इज केपलर्स फादर अटैच टू द मून, मतलब केपलर के जो फादर थे वो मून से किस तरह जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर होगा केपलर्स फादर अटैच टू द मून एज हिज सन वाज बोर्न देयर, हिज वाइफ वाज बरीड देयर एंड हिज वर्क इज हियर। यानी कि केपलर के पिता जो थे मून से इस तरह जुड़े हुए थे कि उनके बेटे का जन्म वहीं हुआ था, उनकी पत्नी को वहीं दफनाया गया था और उनका काम भी यहीं है। सो दैट्स वाई केपलर इस तरह मून से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया नंबर सी। अब हम लोग आते हैं नंबर डी। तो डी में है वाई डिड केपलर फील दैट अर्थ वुड सर्टेनली बी फन। केपलर को ऐसा क्यों लगा कि पृथ्वी जो है वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो बिकॉज वो जब चल रहे थे ना उनको, मतलब केपलर फेल्ट दैट अर्थ वुड सर्टेनली बी एंजॉयबल बीइंग विदाउट अ स्पेस शूट, क्योंकि वो बिना स्पेस शूट के बाहर चल रहे थे ना, इसलिए केपलर फेल्ट दैट अर्थ वुड सर्टेनली बी एंजॉयबल बीइंग विदाउट अ स्पेस शूट। बिना स्पेस शूट के उनको बाहर चलना, वो भी अर्थ पर, ये उन्हें मज़ेदार लग रहा था, इसीलिए वो पृथ्वी को एक मज़ेदार चीज़ समझ रहे थे। ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी 7। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 8A में। ठीक है, तो देखिए अब है हमारी बुक की बारी। तो बुक में बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये कौन सा, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब किस तरह का सेंटेंस है, उसको हम लोगों को इन सेंटेंस को पढ़कर इस चार्ट में फिल करना है। सो पहला है हमारा व्हाट अ लवली साइट। यहाँ देखिए एक्सक्लामेटरी साइन है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। शट द डोर, किसी चीज़ को बंद करें, डोर को बंद करने के लिए बोला जा रहा है, हमें एक कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि यहाँ पर हम अपनी विश जाहिर कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा जाहिर कर सेंटेंस। ओके, मैं थोड़ा फंबल हो रही थी। ऑप्टेटिव सेंटेंस, डू नॉट रन इन द सन, यानी कि यहाँ भी हमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि मतलब सूरज की रोशनी में मत दौड़ो, तो ये इम्पेरेटिव हुआ बिकॉज इसमें हमें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो और नेक्स्ट है हाउ स्टॉर्मी द नाइट इज, यहाँ भी देखिए एक्सक्लामेशन साइन है, दैट मीन्स ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। मे शी लिव लॉन्ग, यहाँ पर हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, अपनी विश जाहिर कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। ओके, तब इन सेंटेंस को इस चार्ट में फिल करना है। तो पहला है देखिए सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, कमेंट या रिक्वेस्ट। तो ऑर्डर 2 सेंटेंस आया था ना, तो शट द डोर इसमें फिल करना है, डू नॉट रन इन द सन इसी में होगा। फिर है सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ विश, जिसमें हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं,
तो मे गॉड ब्लेस यू, मे सी लिव लॉन्ग, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ सेंस ऑफ सरप्राइज, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस, ठीक है। सेंटेंस जहाँ पर मतलब किसी चीज़ की अचानक होने की, किसी चीज़ की खुशी की, किसी दुख की, मतलब दुख दर्शाया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा व्हाट अ लवली साइट एंड हाउ स्टोर्मी द नाइट इज, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे के सारे सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं 8B। 8B में बोला क्या है कि राइट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस द फॉलोइंग आर, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को सेंटेंस का काइंड लिख के बताना है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज द सीन, एक्सक्लामेशन साइन है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मे गॉड हैव मर्सी, मैंने अभी बताया कि आप लोगों को इसमें इच्छा जाहिर हो रही है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओबे योर टीचर्स, यहाँ हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, हमें किसी चीज़ का कमांड दिया जा रहा है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। हैव अ सेफ जर्नी, यहाँ पर हमें मतलब सजेशन दिया जा रहा है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। या एडवाइस दिया जा रहा है, मतलब ये क्या ना, हमें एक गुड विश दी जा रही है, मतलब जी हाँ आप जर्नी में जा रहे हो तो अच्छे से आपकी जर्नी सेफ हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हैव अ सेफ जर्नी, इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस। अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, यहाँ पे हम लोग मतलब दुख जाहिर कर रहे हैं ना, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पहला एक्सक्लामेटरी, दूसरा ऑप्टेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा इम्पेरेटिव, पांचवा इम्पेरेटिव एंड छठवां एक्सक्लामेटरी साइन सेंटेंस। एंड देन अब हम लोग आ जाते हैं 8B तो हो गया। 8C, 8C में क्या बोला गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, जो पोजीशन के पहले लगता है उसको प्रीपोजिशन। ही रैन डैश द रूम, ही रैन इनटू द रूम, वह रूम के अंदर गया। द बर्ड फ्लू ओवर हर हेड, द बर्ड फ्लू ओवर हर हेड। I am walking to the station, I am walking to the station. The cow is in the field, the cow is in the field. पहला into, फिर over, फिर to, फिर in। अच्छा अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 9A। Fill in the blanks by correctly choosing word from the help box। अब इसमें से कौन सा वर्ड करेक्ट है यहाँ चूज करके बताना है। तो the teacher dash my problem, the teacher realized my problem, ठीक है। It was a dash sight, it was a magnificent sight, ठीक है। Dash vessels make most noise, the empty vessels make most noise. The house looked dash to me, the house looked familiar to me। पहला realized, दूसरा magnificent, तीसरा empty एंड चौथा familiar। ये देखिए लाइन से दिया हुआ, लाइन से आपको लिख देना है, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी 9B, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इससे हम लोगों को सेंटेंस तैयार करना था। रेस्टलेस यानी कि बेचैनी या बेचैन, द ऑडियंस वाज बिकम रेस्टलेस, ऑडियंस जो है वो बेचैन होती जा रही थी। एक्साइटेड मतलब उत्साहित, द चिल्ड्रन वेर वेरी एक्साइटेड टू गो टू द जू। देखिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिखा, द चिल्ड्रन वेयर वेरी एक्साइटेड टू गो टू द जू। बच्चे जो थे वो जू चिड़ियाखाना जाने के लिए, चिड़ियाघर जाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। प्रेशस, प्रेशस का मतलब होता है कीमती। गोल्ड इज अ प्रेशस मेटल, गोल्ड सोना जो है बहुत ही कीमती धातु है। फ्रेंडली यानी कि मैत्रीपूर्ण या दोस्ताना व्यवहार, जो भी बोले। द लोकल पीपल आर वेरी फ्रेंडली टू विजिटर्स, द लोकल पीपल आर वेरी फ्रेंडली टू विजिटर्स। स्थानीय लोग जो आगंतुक आते हैं उनके प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण, उनका व्यवहार जो है वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण होता है, ठीक है, या फिर बहुत ही मैत्रीपूर्ण रहते हैं। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 9B कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी 10 और 10B मैं पहले ही सॉल्व कर चुकी हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में थोड़ा सा मेहनत करके सर्च कर लीजिए, ये मिल जाएगा, बिकॉज ये मैं एग्जाम के समय मैंने इसको सॉल्व कर दिया था। तो आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी इधर उधर से थोड़ी नॉइज़ आ रही है ना प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। बाय।